नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में आज हम 11 जून की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो है दोस्तों, आईआईटी बीएचयू ने एक एंटी माइक्रोबियल मल्टी लेयर फेस मास्क को डेवलप किया है। ठीक है, डेवलप्ड किसके द्वारा करा गया है? डॉक्टर मार्शल के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा दोस्तों। ठीक है, जो स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है आईआईटी बीएचयू के अंदर। इसमें 5 लेयर होंगी मास्क के अंदर। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है दोस्तों? फर्स्ट बेनिफिट क्या है, जो ट्रेडिशनल मास्क होता है वो फिल्टर करता है और जो माइक्रोब्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनकी एंट्री को रोकता है, ओरल और नेजल एयरवेज तक ना जाए वो। लेकिन वो उन माइक्रोब्स को कोई इफेक्ट नहीं करता। और मतलब जैसे मान लीजिए ये मास्क का फर्स्ट फेस है ट्रेडिशनल मास्क का, तो यहां पर माइक्रोब आएगा और चला जाएगा, लेकिन वो यहां पर स्टक डाउन नहीं होगा। ठीक है, जिससे ये माइक्रोब दूसरों में भी परेशानी को डेवलप करेगा जिसने मास्क नहीं लगा रखा होगा। तो ये माइक्रोब को स्टक कर देगा ये वाला मास्क दोस्तों। सेकंड फायदा क्या होगा दोस्तों, जो न्यू मास्क है वो एनिलेट पैथोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टक कर लेगा अपनी आउटर सरफेस में, जिससे वो जो माइक्रोब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो स्प्रेडिंग की जो लिमिट है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए ये मास्क है वो, तो यहां पर माइक्रोब आएगा और यहां स्टक डाउन हो जाएगा, यहीं रुक जाएगा। अब ये माइक्रोब इससे टकरा के इस तरफ नहीं जा सकता और दूसरे में इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। तो इस वजह से इस मास्क को बहुत चर्चा में है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, इसमें हाइड्रोफिलिक सरफेस यूज हुई है आउटर लेयर में, जिससे जो वाटर ड्रॉपलेट हैं जो वायरसेस कंटेन करती हैं उनको डिफ्लेक्ट करेगी। आपने 2 रिएक्शन के बारे में सुना होगा, एक हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोफोबिक यूज हुई है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जो 5 लेयर हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो फर्स्ट लेयर है वो डिग्रेड करेगी किसी भी टाइप के राइबोक्सिलिक न्यूक्लियो एसिड को। ठीक है, सेकेंड लेयर एंटी माइक्रोबियल है। थर्ड लेयर एयर फिल्ट्रेशन है। फोर्थ लेयर जो है कंफर्टेबल लेयर फॉर नोज एंड माउथ दोस्तों। और फोर्थ लेयर भी वही है और फिफ्थ लेयर भी वही है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज जो है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट्स कर रही है 4000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसी कृषि सिंचाई योजना के कंपोनेंट में, जिसका नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मतलब एक बूंद से हम ज्यादा क्रॉप्स में कैसे इफेक्ट ला सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करेंगी, जिससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, केंद्र सरकार पैसा वितरण करेगी। ये क्रेडिट क्रिएशन जो होगा माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस के द्वारा होगा, जो नाबार्ड संभालता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वही स्पेशल इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को डेवलप इंप्लीमेंट करेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, टू बी यूज फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एक्सपेंड माइक्रो इरिगेशन। दोस्तों, खेती की सबसे बड़ी पूंजी है पानी। खेती में इरिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फार्मिंग का प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो रुक जाती है दोस्तों। अभी तक ये जो योजना है, एलोकेशन है, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की गवर्नमेंट को ही पैसा अभी तक मिला है इसका, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका जो अचीव है, कन्वर्जेंस है इन्वेस्टमेंट का फील्ड लेवल पे, वो कम हो जाए। मतलब किसान को ज्यादा पानी के लिए ज्यादा लागत ना देनी पड़े। ठीक है, और सरफेस ग्राउंड वाटर जो है वो भी मेंटेन रहे, फिजिकल एक्सेस हो वाटर की, आसानी से मिल जाए हर खेत को पानी। तीसरा, जो वाटर रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ एक ही कुछ मंजे हुए किसानों को ही पानी मिल रहा है। और एफिशिएंट यूज होना चाहिए दोस्तों। एफिशिएंट यूज का मतलब है कि आप कम चीज यूज करके उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकें, वो एफिशिएंसी बढ़ाएगी उस जगह की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, जो फार्म है उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत अच्छे से हो और रिड्यूस वेस्टेज।
कि भाई आप पानी को वेस्ट मत करो, उसी हिसाब से यूज करो, जितनी उसकी खपत है, जितनी उस खेती में लागत लगनी है उतनी ही लगाओ। इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और सॉइल की जो डेट्रिएशन है वो भी कम होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है दोस्तों, जो एक्वाफायर्स हैं, किसान क्या करते हैं, ग्राउंड से बहुत पानी निकालते हैं, तो जो नीचे का वाटर सिस्टम है वो टेबल जो है हमारी वो अनस्टेबल हो चुकी है। इस वजह से इसको मेंटेन करने के लिए हम सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस भी यूज कर सकते हैं, जिससे आगे वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाले समय के लिए बहुत उपयुक्त होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एंश्योर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रेन फेड एरियाज। दोस्तों जो बारिश होती है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए एक वाटरशेड अप्रोच की तरीके से, उसको कंजर्व करना चाहिए। जो जरूरत पड़ने पे, जैसे राजस्थान में अब इस टाइम पानी की बहुत किल्लत होती है जून जुलाई के महीने में राजस्थान में, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। सरकार का जो पैसा है वो बचेगा। राजस्थान के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सचिन पायलट जी, उन्होंने कहा था एक बार कि हम 70 से 75 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से निकाल के रखे हैं, तो ये पैसा बचेगा और जो दूसरी नीड है उसमें जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टर को भी इसमें अट्रैक्ट करना चाहिए कि आप इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं, ठीक है, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा तो इनोवेशन होगा और स्किल का जो एनहांसमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। अब इसका प्रोग्राम क्या है इंप्लीमेंटेशन का, उसकी बात करते हैं दोस्तों। इसमें 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 5 साल के लिए दोस्तों, ठीक है। हर एक स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, इवन देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी इसके अंदर कवर करी गई हैं और एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत। उसके चेयरमैन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो पॉलिसी को पूरा डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। एक्सीलरेशन इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम की सिंचाई अच्छे से हो पाए खेती की, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और वाटरशेड डेवलपमेंट। दोस्तों आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो नीड होगी वो वाटर की होगी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 2025 और 2030 तक वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे की तरफ चला जाएगा, तो हमें इन सब चीजों की तरफ भी अब प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। और क्या इस प्रोग्राम में जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, ये वाला जो प्रोग्राम है उसकी बात करते हैं, इसी के तहत पैसे अभी दिए जा रहे हैं। इसमें क्या है, मैनेजमेंट होगा, एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमिटी होगी, वो इरिगेशन प्लान को तैयार करेगी और हर साल उसका अप्रूवल होगा और उसमें ट्रांसपेरेंसी ली जाएगी और उसकी हर साल जांच होगी। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रमोट करा जाएगा कि आप वाटर में ड्रिप्स, स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है कि आपने एक पानी में वो बौछार टाइप होता है, वो चारों तरफ अच्छे से वाटर को वितरण कर देता है दोस्तों। आप पेवॉट्स यूज करें, रेन गन्स इन द फार्म, जल सिंचाई को यूज करें। और इसमें कहा गया है कि आप एक स्ट्रक्चर बनाएं स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं उनको डायरेक्शन देती है। आप एक स्ट्रक्चर बनाएं और इसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा, 40% जो है मनरेगा के अंदर जो काम करते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें सिंपल बातें, अगर ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें पॉइंट्स लिख के आते हैं 1 2 3 4, तो आप अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, माइक्रो इरिगेशन स्ट्रक्चर बनाया जाए जो अच्छे से इंप्लीमेंट करा पाए ट्यूब वेल्स और डग वेल्स में सिस्टम को, कि जहां जैसे आप ये ऐसे डिवाइड कर सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर वाले रीजन में अच्छी खासी सिंचाई की व्यवस्था है तो वहां पर कम पानी दिया जाए, हरियाणा में जहां दिक्कत है वहां पर पानी दिया जाए, राजस्थान में जहां दिक्कत है वहां पर अच्छे से वितरण करा जाए। तो इन्होंने कहा है कि एक स्ट्रक्चर के तौर पे हमें तैयारी करनी चाहिए। सेकेंडरी, हमें स्टोरेज बहुत जरूरी है, बारिश होती है हमें उसको रोकना चाहिए, वाटरशेड के थ्रू हमें स्टोरेज करना जरूरी है और जहां पर नीड हो उस जगह हमें पानी पहुंचाना जरूरी है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इफेक्टिव फार्मिंग हो सके, कि मतलब खेती ना रुके। और हमें वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस लाइक डीजल, इलेक्ट्रिक, सोलर पंप्स इंक्लूडिंग वाटर कैरेज पाइप्स, अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम का भी थोड़ा बहुत हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे डेवलपमेंट और फार्मिंग एक साथ हमारे देश के अंदर चल पाए दोस्तों।
ठीक है, इसमें और चीजें भी दे रखी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे जिससे लो कॉस्ट पब्लिकेशन हो। कि किसान क्या करता है दोस्तों कि उनको सॉइल की परख होती है, लेकिन अभी किसान क्रेडिट कार्ड बन चुके हैं, उसमें दिखाया जाएगा कि आपकी जो सॉरी किसान के एक पास एक मोबाइल के थ्रू मैसेज जाएगा, उनकी सॉइल की टेस्टिंग होगी कि आप इसमें इस प्रकार की खेती कर सकते हैं, क्योंकि हमें खेती पर बहुत विश्वास करना है और बहुत प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं। तो एक टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस होनी चाहिए और एक टेक्निकल थिंकिंग होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। तो वो भी हम बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैपेसिटी के थ्रू हमें आईसीटी के थ्रू काम करना चाहिए, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत, कि हम कैसे डिफरेंट फार्मर्स को और दूर तक अपनी बात को पहुंचा सकें, जिससे सब लोग उस पर भरोसा करें और उस तरफ प्लानिंग करें, जिससे जो आपदा का समय है, जो डिजास्टर का समय है, तब हम अच्छे से उस चीज का इस्तेमाल कर पाए दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। क्यूकली सिंड्रोम्स, ये हर साल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकालती है दोस्तों। पहले इसका नाम था टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से आती थी रैंकिंग, अब इसका नाम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से इसकी रैंकिंग आती है दोस्तों। ये 2010 से इसका नाम चेंज हो चुका है, और यही अकेली इंटरनेशनल रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज में जिसको इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप का दर्जा अप्रूव है, मतलब इसको दर्जा मिला हुआ है इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप का। ये 1000 यूनिवर्सिटीज की, टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकालती हैं, ठीक है। तो ये किस किस इंडिकेटर पे काम करती हैं, ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं कि ये किस इंडिकेटर पे काम करती हैं। एकेडमिक रेपुटेशन, कि भाई उस यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक सिचुएशन है, कि बच्चे किस प्रकार से आ रहे हैं, क्या रेशियो है, क्या पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी देखी जाती है। सेकंड, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, कि मान लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी की जो एम्प्लॉयर है उसका समाज में कितना रेपुटेशन है, उसके जो कोर्सेज हैं उसका कितना रेपुटेशन है। फैकल्टी एंड स्टूडेंट रेशियो, कि मान लीजिए कि 100 फैकल्टी है, 100 टीचर्स हैं और बच्चे 120 हैं, 150 हैं, तो ये रेशियो देखा जाता है कि कहीं एक टीचर पे ज्यादा वेटेज तो नहीं है जिससे उसके ज्यादा लोड पड़ रहा हो। सिटेशन पर फैकल्टी, सिटेशन का मतलब होता है दोस्तों रिसर्च। मैंने सर्च किया था, इसका मतलब यह आया था कि इससे रिसर्च पर फैकल्टी की एक फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में कितनी रिसर्च कर पाती है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो क्या है, कि मतलब उस यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल रेशियो है हर चीज में उस हिसाब से देखा जाता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्या है, कि उस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली कितने आगे हैं, ठीक है। तो इसमें MIT जो है यूएसए का, उसने टॉप किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया यूएसए की टॉप 4 है, ठीक है। इंडिया का टॉप 20 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है दोस्तों। तो इंडिया की क्या कंडीशन है, यहाँ पे टॉप 3 है 200 में, मतलब 3 यूनिवर्सिटीज के नाम है 200 के अंदर दोस्तों, ठीक है। IIT बॉम्बे का नाम है 172, IISc बेंगलोर का नाम है 185 दोस्तों, एक मिनट, और IIT दिल्ली का नाम है 193। 21 हमारी यूनिवर्सिटीज हैं टॉप 100 के अंदर, जो 100 वो सॉरी टॉप 1000 के अंदर जिसकी वो रैंकिंग निकालती है। पिछली बार 24 थी, तो हमारा कहीं ना कहीं एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हुए हैं। तो इसमें लिखा गया है कि इंडिया को बहुत स्ट्रांगली रिसर्च करनी होगी क्वालिटीज पे, जिससे जो एकेडमिक स्टैंडिंग है, टीचिंग कैपेसिटी है और लेवल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन है वो इंक्रीज हो हमारा। नेक्स्ट है कोल लिंकेज स्कीम दोस्तों। इसका मैं सिंपल बताता हूं आपको, ये स्कीम क्या है दोस्तों। मान लीजिए कोई माइन है और उसका जो सारा कोल है वो कहीं हम ट्रांसपोर्ट कर दें, शिफ्ट कर दें एक जगह पे, ठीक है। और यहां से फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, जो इजीली ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि माइन जो होती है वो बहुत शहर से बाहर होती है, तो उसकी जो कोल उत्पादन है वो हम सारा शिफ्ट कर दें किसी और जगह पे जहां से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत इजीली हो, टू रिड्यूस द डिस्टेंस ऑफ लोकल ट्रांसपोर्टेशन।
कि अगर वहां पर कोयला है तो बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिससे जो पावर है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है वो भी अच्छे से रेशनलाइज हो पाए। और ट्रांसफर कोल इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू क्यों होती है दोस्तों, कि जो टोटल हीट होती है जो रिलीज करी जाती है जब कंडेंसेशन होता है उसके अंदर, तो जो वेपर होता है, लिक्विड वेपर जो होता है दोस्तों, एक मिनट, जो लिक्विड वेपर होता है वो कंबशन प्रोसेस को मेंटेन करता है, तो उसको ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें यही करा गया है कि हम नॉन कुकिंग कोल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये पॉलिसी की हम कोल को कहीं शिफ्ट कर दें दोस्तों। बेनिफिट्स क्या है कि जो रिजिडिटी है कोल की सप्लाई में वो कम हो जाएगी, मतलब मैं बेसिकली बताऊं जो मिडिल मैन्स है ना कोल सप्लायर्स के, वो कम हो जाएंगे, जिससे आसानी तक कोयला पहुंच पाएगा जगह तक। और जो रिड्यूस है कॉस्ट है रेलवे की वो भी कम आएगी। ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, जो हीट रिलीज होती है लेटेंट हीट के द्वारा, तो उसमें जो लिक्विड होता है वो वेपर की फॉर्म में बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है दोस्तों, ISMA इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने ये एक एस्टिमेट निकाला है कि इस साल जो प्रोडक्शन है चीनी का वो कम हुआ है। ठीक है, करंट जो शुगर सीजन है हमारा अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक, उसमें दोस्तों 270 लाख टन ही शुगर आएगा, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी सितंबर आया नहीं है, लेकिन ये पिछले साल से 60 लाख टन कम है दोस्तों। जो गुड़ है और खंडसारी है वो मैन्युफैक्चरर होती है ज्यादातर यूपी में, उसके ऑपरेशन स्टॉप हो गए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, और क्वालिटी ऑफ शुगर भी डाइवर्ट हो चुकी थी शुगर मिल से दोस्तों। इसमें एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 5 से 6 लाख टन जो शुगर है वो टोटल में हमारे कम होगी, 270 लाख टन हम अभी तक कर पाएंगे सितंबर 2020 तक दोस्तों। ठीक है, और जैसे जैसे दोस्तों लॉकडाउन लगा, 22 मार्च को टोटल लॉकडाउन था, फिर लॉकडाउन लगा दिया गया, तो उस हिसाब से जो पैनिक था, जो चीजें थी वो कम बिकी, और बहुत से सेक्टर तो बहुत डाउनग्रेड हो गए सोसाइटी के अंदर। मैंने उनकी लिस्ट भी बनाई थी, पहले एक वीडियो बनाई थी, एक वीडियो में मैंने बताया था अपनी पॉलिटी की कौन कौन से सेक्टर डाउनग्रेड हो चुके हैं। आज की डेट में उनकी कोई वैल्यू नहीं है और उनको राइज होने में बहुत समय लगेगा दोस्तों। तो ये खंडसारी शुगर क्या है, ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक शुगर है, ये अनरिफाइंड रॉ होती है, व्हाइट शुगर होती है, जो थिकेंड शुगर केन सिरप से बनती है। इसे ना ब्लीच करा जाता और इसमें कोई केमिकल एडिक्टिव्स नहीं मिलाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत हेल्दी हैं हमारी हेल्थ के लिए, और केमिकल ट्रीटेड शुगर नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब ISMA इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक इंटरफेस है जिसमें गवर्नमेंट और शुगर इंडस्ट्री दोनों तरीके की, प्राइवेट और पब्लिक, जो एक बातचीत मसौदा रखती हैं, जो एक प्लान तैयार करती हैं, जिससे शुगर मतलब जो गन्ने की खेती वाले फार्मर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना है दोस्तों। क्योंकि मिल्स जो शुगर मिल्स होती हैं वो कभी कभी बहुत अनडाइवर्टेड चीज मतलब गलत चीज करती हैं, जिससे फार्मर्स को दिक्कत आती है, जैसे पेमेंट रुक जाता है और बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी रहती हैं इनकी मिल्स के आगे, जिससे फार्मर्स को बहुत दिक्कत होती है। तो उनकी दिक्कत का हल करने के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई थी, और एक जो गवर्नमेंट और शुगर मिल्स के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बैठ पाए बातचीत में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको बताया कि वो इंटरेस्ट जो शुगर मिल का फंक्शनिंग है और इंटरेस्ट है प्राइवेट एंड पब्लिक शुगर मिल का, उसे ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की उस तरफ मोड़ पाए। डेडिकेटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ शुगर केन फार्मर इन द कंट्री, जो हमारे गन्ने के किसान हैं उनकी बेटरमेंट के लिए काम करती है, और एक इंटरेस्ट पैदा करती है जो सारे स्टेक होल्डर हैं, फार्मर्स, मिलर्स, कंज्यूमर, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द साइक्लिक नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। क्योंकि जब तक फार्मर का भरोसा मील वाले पे नहीं होगा और जो मील के जो प्राइस है, जो शुगर के प्राइस बन के आएंगे वो कंज्यूमर के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होंगे, तो तक ये इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो
नहीं कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का न्यूज़ का डिस्कशन था दोस्तों, और आपको इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, वहां से दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है, तो इस डिस्कशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।